इस बात की 99,999% संभावना है कि ये रिचर्ड तृतीय के अवशेष हैं। यह सबसे कम संभावना वाला अनुमान है। वैज्ञानिकों ने राजा रिचर्ड तृतीय पर एक नया डीएनए परीक्षण किया। परिणाम चौंकाने वाले थे और इन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया जाना था। उनके जीन ने ऐसा कौन सा रहस्य उजागर किया जिसे इतिहासकार किसी को बताना नहीं चाहते थे। क्या इससे प्लांटाजेनेट वंश के अंतिम राजा के बारे में हमारी सारी धारणाएं बदल जाएंगी? आइए हमारे साथ इतिहास के सबसे बड़े शाही रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करें। रिचर्ड तृतीय की अविश्वसनीय खोज। यह लगभग किसी खराब मजाक की शुरुआत जैसा लगता है। एक राजा को पार्किंग स्थल के नीचे दफनाया गया। 527 वर्षों तक राजा रिचर्ड तृतीय की कहानी यहीं समाप्त हुई। वह युद्ध में शहीद होने वाले अंतिम अंग्रेज राजा थे। सन 1485 में बोसवर्थ फील्ड की लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। वे प्लांटाजेनेट राजवंश के अंतिम राजा थे और उनकी मृत्यु के साथ ही लंबे और क्रूर गुलाब युद्धों का अंत हो गया। उनके शत्रु नए राजा हेनरी सप्तम के नेतृत्व में ट्यूडर वंश उन्हें एक उदाहरण बनाना चाहते थे। उन्होंने उसके नग्न शरीर को घोड़े पर बिठाकर लीसेस्टर की सड़कों पर घुमाया। इसका उद्देश्य उसे अपमानित करना और इंग्लैंड में सभी को स्पष्ट संदेश देना था। वह राजवंश समाप्त हो चुका था। उसके बाद रिचर्ड तृतीय को ग्रे फ्रायर्स नामक एक गिरजाघर में एक साधारण कब्र में दफनाया गया। लेकिन इतिहास आगे बढ़ता रहा। महज कुछ दशकों बाद धर्म सुधार आंदोलन के दौरान उस गिरजाघर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके पत्थर हटा दिए गए, जमीन बेच दी गई, उस पर पक्की सड़क बना दी गई और उसका उपयोग बदल दिया गया। कुछ ही पीढ़ियों में राजा की कब्र का सटीक स्थान पूरी तरह से गुम हो गया। वह गायब हो गया। समय के साथ किंवदंतियां फैल गईं, जिनमें दावा किया गया कि उसकी हड्डियां खोदकर पास की सोर नदी में फेंक दी गई थीं। सदियों तक उसे लगभग पूरी तरह से भुला दिया गया और उसे मुख्य रूप से शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक में विकृत खलनायक के रूप में याद किया जाता था। सब कुछ तब बदल गया जब फिलिप्पा लैंगली नाम की एक पटकथा लेखिका रिचर्ड के प्रति आसक्त हो गई। वह उसे नाटक के राक्षसी चरित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक पुरुष के रूप में देखती थी। उसका मानना था कि ऐतिहासिक वृत्तांत ट्यूडर काल का अतिरंजित प्रचार था। उसने पुराने नक्शों का अध्ययन करने में कई साल बिताए, मध्ययुगीन लेस्टर शहर को आधुनिक शहर के साथ मिलाने की कोशिश की। उसका शोध बार बार एक ही अप्रत्याशित जगह की ओर इशारा कर रहा था, एक नीरस साधारण नगर परिषद का पार्किंग स्थल। यह असंभव सा लग रहा था। सभी को लगता था कि वह एक काल्पनिक सपने के पीछे भाग रही है। लोगों का कहना था कि उसकी हड्डियां नदी में हैं, कब्र नष्ट हो चुकी है और वह अपना समय और पैसा बर्बाद कर रही है। फिर भी फिलिपा ने लेस्टर विश्वविद्यालय को जोखिम उठाने के लिए मना लिया। अगस्त 2012 में उन्होंने खुदाई शुरू की। उन्होंने डामर को काटकर लगभग 6 फीट चौड़ी और 50 फीट लंबी खाई खोदी, जिससे वे नीचे की कठोर मिट्टी तक पहुंच गए। मीडिया ने इसे व्यर्थ का प्रयास बताया। पहले ही दिन उन्हें इंसानी टांगों की हड्डियां मिलीं। यह एक रोमांचक शुरुआत थी, लेकिन यह किसी की भी हो सकती थी। आखिर यह कभी एक चर्च का कब्रिस्तान हुआ करता था। टीम ने सदियों पुरानी मिट्टी को सावधानीपूर्वक हटाया और धीरे धीरे एक कहानी सामने आने लगी। कंकाल, जिसे कंकाल एक कहा जाता है, एक ऐसी कब्र में मिला था जिसे अनाड़ी तरीके से खोदा गया था और जो शरीर के लिए बहुत छोटी थी। इस वजह से सिर एक अजीबोगरीब सहारा लेकर खड़ी स्थिति में था। यह एक सम्मानजनक शाही अंत्येष्टि नहीं थी। यह एक जल्दबाजी में और अनादरपूर्ण ढंग से बनाई गई कब्र थी, जिसे संभवतः उसके शत्रुओं ने तैयार किया था।
कंकाल लगभग 30 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति का था। रिचर्ड की मृत्यु 32 वर्ष की आयु में हुई। हड्डियों पर 10 चोटें पाई गईं, जिनमें से 8 खोपड़ी पर थीं। ये चोटें आकस्मिक नहीं थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि युद्ध के दौरान हेलमेट खो जाने या हटा दिए जाने के बाद उन पर बेरहमी से व्यक्तिगत हमला किया गया था। 2 चोटें गंभीर और जानलेवा थीं। एक चोट खोपड़ी के निचले हिस्से पर तलवार से लगी थी। दूसरा वार एक भाले जैसा लंबा हथियार था जो उसके सिर के ऊपरी हिस्से को भेद गया। यह कोई साधारण युद्ध क्षेत्र में हुई मृत्यु नहीं थी। यह एक राजा की मृत्यु थी जो चारों ओर से घिरा हुआ था, घोड़े से गिरा हुआ था और उन्माद की स्थिति में उसका अंत हो गया। लेकिन असली खुलासा तो रीढ़ की हड्डी से हुआ। कंकाल में किशोरावस्था में होने वाले स्कोलियोसिस नामक एक गंभीर टेढ़ापन पाया गया। सदियों से रिचर्ड तृतीय को एक कुबड़ा झुका हुआ खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता रहा था। हड्डियों से साबित हुआ कि यह एक घोर अतिशयोक्ति थी, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी थी। वक्रता वास्तविक और स्पष्ट थी, जिससे उसका दाहिना कंधा बाएं कंधे से ऊंचा था। यह ऐतिहासिक विवरणों से पूरी तरह मेल खाता था। आइसोटोप तकनीकों का उपयोग करके उनके दांतों और हड्डियों के आगे के विश्लेषण से पता चला कि उनका आहार समुद्री भोजन और शराब से भरपूर था। ये ऐसे खाद्य पदार्थ थे जो 15वीं शताब्दी में केवल उच्च सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति ही वहन कर सकते थे। हर विवरण एक अविश्वसनीय निष्कर्ष की ओर इशारा करता था। उन्होंने उसे ढूंढ लिया था। फिर भी यह अभी भी ठोस परिस्थितिजन्य सबूत था। पूरी तरह से निश्चित होने के लिए टीम को कुछ और सबूतों की आवश्यकता थी। उन्हें उसके आनुवंशिक कोड में लिखी कहानी को पढ़ना था। हड्डियों ने तो कहानी बयां कर दी थी, लेकिन उसका खून ही अंतिम अकाट्य सत्य को उजागर करने वाला था। डीएनए ने 500 साल पुराने रहस्य को कैसे सुलझाया? लेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशाला में एक संभावित राजा के कंकाल के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 500 वर्षों से अधिक समय तक जमीन के नीचे दबी हड्डियों से उपयोगी डीएनए निकालना बेहद मुश्किल है। प्राचीन डीएनए समय के साथ जल्दी नष्ट हो जाता है। यह एक कठोर फर्श पर टूटे हुए नाजुक फूलदान की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके अलावा यह आसानी से दूषित हो जाता है। यहां तक कि सबसे छोटा संपर्क, एक त्वचा कोशिका, छींक या एक बाल भी नमूने को खराब कर सकता है। नाजुक डीएनए की रक्षा के लिए आनुवंशिकीविद डॉक्टर ट्यूरी किंग के नेतृत्व वाली टीम ने रोगाणु मुक्त स्वच्छ कक्ष की स्थितियों में काम किया। उन्होंने पूरी सुरक्षात्मक किट पहन रखी थी, जिससे वे वैज्ञानिकों की बजाय अंतरिक्ष यात्रियों की तरह दिख रहे थे। उन्होंने राजा के दांत और पैर की एक मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी फीमर में सावधानी पूर्वक छेद किया। ये स्थान पर्यावरण से सुरक्षित रूप से संरक्षित आनुवंशिक सामग्री को खोजने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते थे। उनका लक्ष्य सरल था, एक जीवित रिश्तेदार को ढूंढना और यह देखना कि डीएनए मेल खाता है या नहीं। हमारे शरीर में मौजूद अधिकांश डीएनए, जो आंखों का रंग और कद जैसे लक्षणों को निर्धारित करता है, हर पीढ़ी के साथ बदलता रहता है। यह माता-पिता और उनके पूर्वजों से मिलकर बनता है, जिससे सदियों पुरानी वंशावली का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इसके 2 विशेष अपवाद हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या mtDNA। अधिकांश डीएनए के विपरीत mtDNA केवल माता से संतान में जाता है। पिता का mtDNA संतान में नहीं जाता। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति का मात्र डीएनए उसकी मां
उसकी दादी आदि के समान होता है, जो पीढ़ियों तक लगभग अपरिवर्तित रहता है। यह मातृवंश का एक सटीक प्रमाण है जो सैकड़ों वर्षों से संरक्षित है। रिचर्ड तृतीय की कोई जीवित संतान नहीं थी। उनका इकलौता वैध पुत्र एडवर्ड ऑफ मिडिल कम उम्र में ही चल बसा। हालांकि रिचर्ड की एक बड़ी बहन थी, एनी ऑन ऑफ यॉर्क। इतिहासकार जॉन एशडाउन हिल और वंशावली विशेषज्ञों की एक टीम ने एनी ऑफ यॉर्क से लेकर आज तक की उनकी वंशजों तक उनकी 17 पीढ़ियों की अविश्वसनीय वंशावली का पता लगाया। कई वर्षों के परिश्रम के बाद उन्होंने 2 जीवित रिश्तेदारों की पहचान की। माइकल इब्सन, जो कनाडा में जन्मे और लंदन में रहने वाले फर्नीचर निर्माता थे, और वेंडी डुल्डिग, जो उनकी दूर की चचेरी बहन थीं। दोनों ने डीएनए के नमूने देने पर सहमति जताई और अपने गालों से स्वैब लेकर वैज्ञानिकों को अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण करने का अवसर दिया। इसके बाद प्रयोगशाला को 500 साल पुराने कंकाल से खंडित माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकालने का कठिन कार्य करना पड़ा। उन्होंने इसे सावधानीपूर्वक साफ किया, सभी संदूषण को हटाया और आधुनिक नमूनों से इसकी तुलना की। जब परिणाम आए तो वे बिल्कुल स्पष्ट थे। कंकाल से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइकल इब्सन के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से हूबहू मेल खाता था। दोनों में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसे हैप्लोग्रुप जे के नाम से जाना जाता है, दुर्लभ है और यूरोपीय आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से में ही पाया जाता है। संयोगवश ऐसा होना असंभव था। पुरातत्वीय साक्ष्यों, युद्ध के घावों और कंकाल में पाए गए स्कोलियोसिस के साथ साथ आनुवंशिक प्रमाणों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि यह वही व्यक्ति है। फरवरी 2013 में लीसेस्टर विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि पार्किंग स्थल के नीचे दफनाया गया कंकाल राजा रिचर्ड तृतीय का था। 5 शताब्दियों से अधिक समय से चला आ रहा यह रहस्य सुलझ गया, लेकिन टीम यहीं नहीं रुकी। उन्होंने एक और परीक्षण किया, इस बार एक अलग प्रकार के विशेष डीएनए वाई गुणसूत्र पर। वाई गुणसूत्र केवल पिता से पुत्र में ही जाता है, जिससे यह पैतृक वंश का एक विशिष्ट प्रमाण बन जाता है। सैद्धांतिक रूप से रिचर्ड तृतीय का वाई गुणसूत्र उनके पूर्वजों के जीवित पुरुष वंशजों के वाई गुणसूत्र से मेल खाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने हेनरी समरसेट ब्यूफोर्ट के 5वें ड्यूक के पुरुष वंशजों की पहचान की, जो रिचर्ड के परदादा राजा एडवर्ड तृतीय के प्रमाणित वंशज थे। उन्हें उम्मीद थी कि यह मिलान आनुवंशिक पहेली को पूरा कर देगा। इसके विपरीत परिणाम पूरी तरह से बेमेल थे। वाई गुणसूत्र बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। इसका मतलब यह था कि रिचर्ड तृतीय की पैतृक वंशावली उनके आधुनिक रिश्तेदारों से अलग करने वाली 19 पीढ़ियों के दौरान कहीं न कहीं टूट गई थी। यह कोई मामूली विसंगति नहीं थी। यह एक छिपे हुए शाही घोटाले का स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण था। डीएनए से पता चला कि शाही वंश में किसी समय किसी व्यक्ति का पिता वह नहीं था जिसका नाम ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज था। इतिहास में यह घटना किस क्षण घटी, यह अभी भी अज्ञात है, लेकिन आनुवंशिक साक्ष्यों ने सदियों से छिपी सच्चाई को उजागर कर दिया। शाही डीएनए के इस खुलासे ने इतिहास को बदल दिया। वाई क्रोमोसोम के परिणामों ने इतिहास और विज्ञान जगत में एक बड़ा झटका दिया। यह महज एक मामूली विसंगति नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो असंभव होना चाहिए था। डीएनए से वैज्ञानिकों द्वारा झूठी पितृत्व घटना कही जाने वाली बात सामने आई। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह था कि शाही परिवार की वंशावली में किसी समय बेवफाई हुई थी। यह महज महल की गपशप या अतीत की अफवाहें नहीं थीं।
यह सदियों से स्पष्ट रूप से सामने आने वाला ठोस प्रमाण था। इसके परिणाम बहुत व्यापक और बेहद चिंताजनक थे। सदियों से प्लांटाजेनेट राजाओं ने पिता से पुत्र तक उत्तराधिकार की अटूट परंपरा के माध्यम से सिंहासन पर अपना दावा किया था। इस वंश को पवित्र और ईश्वर द्वारा निर्धारित माना जाता था। इस दावे के आधार पर युद्ध लड़े गए जाने गईं और पूरे राज्य बने और गिरे। अंग्रेजी इतिहास के सबसे खूनी संघर्षों में से एक रोजेज का युद्ध इस विचार पर लड़ा गया था कि केवल एक सच्चा पुरुष उत्तराधिकारी ही ताज का वारिस हो सकता है। हर लड़ाई, हर फांसी, हर राजनीतिक चाल इस बात पर निर्भर थी कि उत्तराधिकार की यह परंपरा शुद्ध हो, लेकिन डीएनए के नतीजों ने उस बुनियाद को चकनाचूर कर दिया। उनकी वंश परंपरा, जो सत्ता पर उनके दावे का मूल आधार थी, शुद्ध नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस खोज से यह साबित हो गया कि एक कुलीन महिला का अपने पति के अलावा किसी और से भी बच्चा था। उस बच्चे को वैध उत्तराधिकारी के रूप में पाला पोसा गया, जिससे अंग्रेजी इतिहास का पूरा रुख बदल गया। इसके बाद जो प्रश्न उठा वह स्पष्ट और अत्यंत महत्वपूर्ण था। वंश में यह रुकावट कहां से आई? यह प्रश्न सदियों के चिंतन और अध्ययन का केंद्र बन गया। प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर कम्युनिकेशंस में 2014 में प्रकाशित शोध पत्र ने इस प्रश्न का समाधान किया। यह अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से उत्कृष्ट था, लेकिन टीम ने इसके महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया। उन्होंने 2 मुख्य संभावनाएं बताईं। पहली संभावना यह थी कि वाई गुणसूत्र में यह परिवर्तन रिचर्ड तृतीय के बाद हुआ होगा। इससे यह घटना समरसेट के वंशजों की लंबी श्रृंखला में कहीं घटित होती, जो आधुनिक समय के ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट हैं। यह व्याख्या अधिक सुरक्षित विकल्प थी। इसका अर्थ यह था कि रिचर्ड तृतीय का वंश वैध था। यह समस्या केवल बाद के एक कुलीन परिवार के सदस्य को प्रभावित करेगी, जिससे एक मामूली विवाद उत्पन्न होगा। राजशाही और स्वयं रिचर्ड के लिए इतिहास काफी हद तक अपरिवर्तित रहेगा। दूसरी संभावना कहीं अधिक चौंकाने वाली थी। इसमें सुझाव दिया गया था कि यह अलगाव रिचर्ड तृतीय से पहले हुआ था। यदि यह सच होता तो रिचर्ड तृतीय उनके भाई, जिनमें राजा एडवर्ड चतुर्थ भी शामिल थे, या यहां तक कि उनके पिता भी, उन पुरुषों के जैविक पुत्र नहीं हो सकते थे जिनसे उनका वंश माना जाता था। इसका अर्थ यह होगा कि रिचर्ड तृतीय का उस सिंहासन पर कोई वैध वंशानुगत दावा नहीं था जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी जान दे दी। इसका यह भी अर्थ होगा कि टावर में कैद प्रसिद्ध राजकुमारों के पिता एडवर्ड चतुर्थ नाजायज थे। इससे बिल्कुल नए परिणाम सामने आए। उत्तराधिकार को लेकर 30 वर्षों तक चले वॉर ऑफ द रोजेज का संघर्ष पूरी तरह से एक आनुवंशिक झूठ पर आधारित होता। यॉर्क परिवार, जिसने इस पैतृक वंश के आधार पर सिंहासन पर दावा किया था, का वास्तव में कोई दावा ही नहीं होता। डॉक्टर ट्यूरिंग के नेतृत्व में 2014 की टीम ने दोनों संभावनाओं को समान महत्व देते हुए प्रस्तुत किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रिचर्ड तृतीय और आधुनिक वंशजों के बीच की 19 पीढ़ियों में से किसी भी पीढ़ी में यह परिवर्तन हो सकता था। उस समय विज्ञान यह निर्धारित नहीं कर सका कि कौन सा वाई क्रोमोसोम वास्तविक प्लांटाजेनेट वंश का प्रतिनिधित्व करता है और कौन सा परिवर्तन का। इस अनिश्चितता के कारण शोधकर्ता सतर्क थे। उन्होंने अपनी खोज के प्रभाव को कम कर दिया। संभावित नाजायज संतान होने का चौंकाने वाला तथ्य लगभग दब गया। राजा के अवशेषों की खोज के उत्साह ने उसे ढक दिया। अधिकांश लोगों का ध्यान सकारात्मक परिणाम पर केंद्रित था। आधुनिक विज्ञान ने रिचर्ड तृतीय का पता लगा लिया था।
वाई क्रोमोसोम की विसंगति को एक मामूली विचित्र बात मानकर नजरअंदाज कर दिया गया, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता था। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास था कि इसी विज्ञान ने रिचर्ड की राजा के रूप में वैधता पर भी संदेह पैदा कर दिया था। जिन नियमों का पालन करते हुए वह जिए और जिनकी मृत्यु हुई, उनके अनुसार शायद वे सही मायने में राजा थे ही नहीं। इस तरह के झूठे पितृत्व के मामले दुर्लभ नहीं हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ये प्रति पीढ़ी लगभग 1 से 2% जन्मों में होते हैं। 500 से अधिक वर्षों और 19 पीढ़ियों के दौरान ऐसी कम से कम एक घटना होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन यह कोई साधारण परिवार नहीं था। यह एक शाही परिवार था जहां वैधता ही सब कुछ थी। इस खोज में एक गहरा विरोधाभास छिपा है। रिचर्ड तृतीय ने सिंहासन पर दावा करने के लिए आंशिक रूप से अपने भतीजों यानी टावर में कैद राजकुमारों को नाजायज घोषित किया था। अब उनके अपने डीएनए से पता चला है कि उनका दावा और राजशाही वैधता की पूरी अवधारणा शुरू से ही त्रुटिपूर्ण हो सकती है। हाल ही में डीएनए से हुए खुलासे ने शाही इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 10 लंबे वर्षों तक शाही घोटाला इतिहास का सबसे रहस्यमय अनसुलझा मामला बना रहा। विद्वान इतिहासकार और उत्साही लोग इस पर अंतहीन रूप से विचार करते रहे। डेटा अभिलेखागार में चुपचाप पड़ा हुआ था, मानो एक टिक टिक करता टाइम बम हो, जो तकनीक के इतना उन्नत हो जाने पर फटने के लिए तैयार था कि उसका विश्लेषण किया जा सके। 2025 तक वह तकनीक आखिरकार आ गई थी और रहस्य का सुलझने का समय आ गया था। लीसेस्टर विश्वविद्यालय की एक नई स्वतंत्र शोध टीम ने हार्वर्ड और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के प्रमुख आनुवंशिकीविदों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने मिलकर रॉयल ब्लड लाइन जीनोमिक रीएनालिसिस प्रोजेक्ट शुरू किया। यह रिचर्ड तृतीय की हड्डियों का साधारण पुनः परीक्षण नहीं था। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, शाही वंश में आई दरार का हमेशा के लिए पता लगाना। उनके पास जो उपकरण उपलब्ध थे, वे 2014 में वैज्ञानिकों के पास मौजूद उपकरणों से कहीं उन्नत थे। टीम ने लॉन्ग रेड सीक्वेंसिंग का उपयोग किया, जो डीएनए के विशाल अखंड स्ट्रैंड्स को पढ़ने में सक्षम एक अत्याधुनिक विधि है। यह पहले की तकनीकों से एक महत्वपूर्ण प्रगति थी, जो केवल छोटे खंडित डीएनए नमूनों पर ही काम कर सकती थी। इसके साथ ही उन्होंने हड्डियों में संरक्षित प्राचीन प्रोटीनों का अध्ययन करने के लिए उन्नत प्रोटियोमिक विश्लेषण का उपयोग किया। उन्होंने एपिजेनेटिक मैपिंग का भी इस्तेमाल किया, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन की विशेषताओं और उनके डीएनए में निहित गुणों का पता चल सकता है। इन तकनीकों के संयोजन ने उन्हें अतीत की अभूतपूर्व झलक प्रदान की। किसी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए टीम को रिचर्ड तृतीय के डीएनए से कहीं अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। पहले के अध्ययनों से एक चौंकाने वाली बात सामने आई थी। रिचर्ड तृतीय का वाई गुणसूत्र आधुनिक समरसेट परिवार के वाई गुणसूत्र से मेल नहीं खाता था, जिनके बारे में माना जाता था कि वे प्लांटाजेनेट वंश से संबंधित थे। टीम को यह पुष्टि करने के लिए एक विश्वसनीय नियंत्रण की आवश्यकता थी, यानी अतीत से एक निर्विवाद पुरुष संबंधी कि कौन सा डीएनए वास्तव में प्लांटाजेनेट वंश का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे से जॉन ऑनफ गाउंट ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर की कब्र से एक छोटा सूक्ष्म नमूना लेने की अनुमति मिली। जॉन ऑनफ गाउंट राजा एडवर्ड तृतीय के पुत्र और रिचर्ड द्वितीय के चाचा थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वंश में संभावित दरार पड़ने से पहले ही उनका जीवन व्यतीत हो चुका था और उनका निधन हो गया था। उनका डीएनए एक ऐतिहासिक मानदंड के रूप में कार्य करेगा, शाही वंश के लिए एक प्रकार का रोसेटा स्टोन।
शोधकर्ताओं ने समरसेट के जीवित वंशजों का भी गहन और विस्तृत विश्लेषण किया। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वाई क्रोमोसोम का पता लगाया ताकि किसी भी तरह के अवरोध का पता लगाया जा सके। जब परिणाम सामने आए तो उन्होंने ऐतिहासिक समुदाय में हलचल मचा दी। समरसेट के इस आधुनिक परिवार के वाई क्रोमोसोम की वंशावली 15वीं शताब्दी तक 99.9% निश्चितता के साथ अटूट पाई गई। इसका मतलब यह था कि वंश में यह रुकावट समरसेट की तरफ से नहीं आ सकती थी। फिर आया सबसे चौंकाने वाला खुलासा। जॉन ऑफ गाउंट के डीएनए सैंपल का आधुनिक समरसेट वाई क्रोमोसोम से हूबहू मेल हो गया। यह परिणाम निर्णायक था। इसने पुष्टि की कि समरसेट परिवार में प्लांटाजेनेट वंश के सच्चे पुरुष सदस्य मौजूद थे। परिणाम स्वरूप रिचर्ड तृतीय के डीएनए में वाई गुणसूत्र का बेमेल होना यह दर्शाता है कि यह विखंडन रिचर्ड के अपने ही परिवार के भीतर हुआ था। 2025 के अध्ययन ने संभावनाओं का सुझाव देने से कहीं अधिक किया। इसने साबित कर दिया कि रिचर्ड तृतीय के दादा कैम्ब्रिज के अर्ल रिचर्ड और स्वयं रिचर्ड तृतीय के बीच पितृत्व का एक झूठा मामला हुआ था। अब ऐतिहासिक जांच पूरी तरह से रिचर्ड तृतीय के पिता यॉर्क के ड्यूक रिचर्ड पर केंद्रित हो गई। सदियों से ठीक इसी परिदृश्य को लेकर एक अफवाह फैली हुई थी। रोजेज के युद्धों के दौरान रिचर्ड तृतीय के शत्रुओं ने यह दावा फैलाया था कि यॉर्क के ड्यूक रिचर्ड वास्तव में कैम्ब्रिज के अर्ल के पुत्र नहीं थे। उनका आरोप था कि रिचर्ड की मां सिसिली नेविल का अपने पति के युद्ध में अनुपस्थित रहने के दौरान किसी और से संबंध था और बच्चे के जैविक पिता ब्लॉर्न नाम के एक अंग्रेज तीरंदाज थे। उस समय इतिहासकारों ने इन कहानियों को राजनीतिक कीचड़ उछालने की साजिश बताकर खारिज कर दिया था, जिसका मकसद यॉर्क वंश के सिंहासन पर दावे को कमजोर करना था। हालांकि 2025 के डीएनए सबूतों ने इन अफवाहों को एक नई और चौंकाने वाली वैधता प्रदान की है। अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अफवाह सच थी। यॉर्क के ड्यूक रिचर्ड संभवतः नाजायज थे। इस एक खुलासे ने एक से अधिक राजाओं की कहानी बदल दी। इसने एक पूरे राजवंश का इतिहास पुनर्लेखन कर दिया। शुद्ध रक्त के दावों को लेकर इतनी भयंकरता से लड़े गए रोजेज के युद्ध अब एक छिपे हुए सत्य से प्रभावित प्रतीत होते हैं जो सदियों तक अदृश्य रहा। इस खोज का असली मतलब क्या है, इसका सामना करना होगा। आइए थोड़ी देर रुकें और इस बारे में शांत और ईमानदारी से बात करें। भारी भरकम अकादमिक भाषा का प्रयोग न करें। कोई भ्रामक शब्द नहीं, कोई जटिल व्याख्या नहीं। आइए बस इस जानकारी पर विचार करें और वास्तव में इसका अर्थ समझें, क्योंकि अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो शायद आप भी वही सोच रहे होंगे जो बाकी सब लोग सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये सिर्फ कल्पना तो नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये कोई और मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी तो नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब अचानक से कहीं से आ गया है। आपको शायद यह भी लग रहा होगा कि कहीं कोई महत्वपूर्ण बात छूट गई है। और हाँ, यह भी ख्याल आता है कि कहीं यह सब ऑनलाइन गढ़ी गई एक और सनसनीखेज थ्योरी तो नहीं है। लेकिन असली मुद्दा तो यह है, यह अब महज अटकलबाजी नहीं है। यही बात इसे इतना चौंकाने वाला और परेशान करने वाला बनाती है। 2025 में जो अध्ययन सामने आया वह कोई मनोरंजक अनुमान नहीं था, यह कोई सुझाव नहीं था, यह महज सोचने लायक एक दिलचस्प संभावना भी नहीं थी। यह ठोस पुख्ता और अकाट्य आनुवंशिक प्रमाण था। यह प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानकारी थी जिसमें अटकलों की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह बिल्कुल सच था। यह एक ऐसा सच था जिसे नरम या बदला नहीं जा सकता था। यह इतना कठिन और इतना शक्तिशाली सच था कि 2014 के अध्ययन में इसे बड़ी चतुराई से टाल दिया गया था। 2014 में जब रिचर्ड तृतीय के अवशेष मिले थे, तब वैज्ञानिकों ने संकेत दिया था कि वाई क्रोमोसोम लाइन में कोई समस्या है। उन्होंने बड़ी सावधानी से कहा
कि कहीं कोई चूक हुई है। उन्होंने इसे मामूली सा बताया, मानो कई पीढ़ियों में खोई हुई कोई छोटी सी ऐतिहासिक गलती हो। उन्होंने इसे सौम्य रखा, उन्होंने माहौल को शांत रखा, उन्होंने सुरक्षा का एहसास दिलाया। लेकिन 2025 के अध्ययन से स्थिति में कोई नरमी नहीं आई। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया था। इसमें शब्दों के सावधानी पूर्वक चयन की आड़ भी नहीं ली गई थी। यह उस सच्चाई का पूर्ण रूप था जिसका सामना करने के लिए दुनिया वर्षों पहले तैयार नहीं थी। इस बार इसने सिर्फ यह नहीं कहा कि दरार है, इसने दरार के सटीक स्थान का पता लगाया। और इस खोज का महत्व बहुत बड़ा है। यह सिर्फ इतिहास को संपादित नहीं करता, बल्कि उस इतिहास से जुड़ी हर चीज की नींव हिला देता है। इसका सार यहां सबसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। 2025 के आनुवंशिक आंकड़ों से पूर्णतः सिद्ध होता है कि रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो गुलाब युद्धों की शुरुआत करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति और 2 राजाओं के पिता थे, जैविक रूप से अपने पिता के रूप में दर्ज रिचर्ड ऑफ कॉनिसबर्ग अर्ल ऑफ कैम्ब्रिज से संबंधित नहीं थे। आनुवंशिक रूप से उनका कोई संबंध नहीं था। इसका अर्थ यह है कि ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो यॉर्कवादी वंश के केंद्र में थे, वास्तव में रक्त से वैध उत्तराधिकारी नहीं थे। उनकी मां सेसिली नेविल ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो उनके पति का नहीं था। असली जैविक पिता का कभी पता नहीं चल पाएगा। बस इतना निश्चित है कि असली पिता कौन नहीं था, और इससे सब कुछ बदल जाता है। अगर ड्यूक ऑफ यॉर्क का कोई वास्तविक वंशानुगत दावा नहीं था, तो उनके बच्चों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एडवर्ड चतुर्थ, वह प्रशंसित और शक्तिशाली राजा जिसने शक्ति और आत्मविश्वास के साथ सिंहासन संभाला था, वास्तव में शासन करने का उसका कोई वास्तविक वंशानुगत अधिकार नहीं था। इसका मतलब है कि उनके पुत्र, वे 2 युवा राजकुमार जो इतिहास से लुप्त हो गए, उनका भी कोई वैध वंशानुगत दावा नहीं था। और इसका मतलब यह है कि ड्यूक ऑफ यॉर्क के दूसरे बेटे रिचर्ड तृतीय, जिन्होंने अपने भतीजों को नाजायज बताकर ताज लेने को सही ठहराया था, उनका खुद का भी कोई वैध दावा नहीं था। पूरा यॉर्क परिवार संघर्ष में व्हाइट रोज पक्ष एक ऐसी चीज पर खड़ा था जो शुरू से ही वास्तविक नहीं थी। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह सीधे तौर पर उस युद्ध से जुड़ा है जिसने लगभग 30 वर्षों तक इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें भारी तबाही, भयानक लड़ाइयां, तबाह परिवार और अनगिनत मौतें हुईं। यह लैनकास्टर और यॉर्क वंशों के बीच सिंहासन पर असली अधिकार को लेकर एक भयंकर संघर्ष था। और इस नई जानकारी से पता चलता है कि यॉर्क का दावा तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। यह वह रहस्य था जिसे 2014 में धीरे धीरे उजागर किया गया था। यह कोई आकस्मिक खुलासा नहीं था। यह सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, वह मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो क्या हुआ अगर शुरुआत से ही सब कुछ सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और प्रबंधित किया गया था, ताकि एक ऐसी छवि और भविष्य को बचाया जा सके जो वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था। यह नया आनुवंशिक सत्य उन विचारों को जो कभी अविश्वसनीय लगते थे, अचानक खारिज करना असंभव बना देता है। वे छिपे हुए रहस्य जो यॉर्क राजवंश का इतिहास बदल सकते हैं। क्या होगा अगर इतिहास यॉर्क परिवार के सबसे काले और चौंकाने वाले रहस्यों को छुपा रहा हो? क्या होगा अगर अंग्रेजी इतिहास की कुछ सबसे प्रसिद्ध घटनाएं केवल सत्ता, युद्ध या महत्वाकांक्षा के बारे में नहीं थीं, बल्कि वंश और अस्तित्व की रक्षा के लिए गए हताश फैसलों के बारे में थीं? एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना कीजिए जहां उस समय की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक सेसिली नेविल केवल एक शांत धर्मनिष्ठ महारानी नहीं, बल्कि एक चतुर, हिसाब किताब रखने वाली रणनीतिकार थीं।
क्या होगा अगर अपने पति की अनुपस्थिति और प्रभाव खोने के खतरे का सामना करते हुए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंग्लैंड का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए कि हताशा के एक क्षण में सेसिली ने अपने पति के वंश को सुरक्षित करने और इससे भी महत्वपूर्ण अपनी शक्ति को सुरक्षित करने के लिए एक संतान को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने का निर्णय लिया। शायद उसे स्थानीय किसानों या नौकरों में से कोई स्वस्थ बच्चा मिला और उसने उसे अपना बेटा घोषित कर दिया। उसने महारानी मां के पूर्ण अधिकार के साथ उस बच्चे का पालन पोषण किया और उसे दुनिया के सामने वैध उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। इस कहानी के अनुसार सेसिली नेविल न तो भाग्य के हाथों बह जाने वाली कोई निष्क्रिय पात्र है और न ही वह कोई साधारण व्यभिचारी। वह एक राजनीतिक महारथी बन जाती है, एक मध्ययुगीन रणनीतिकार जो इस खतरनाक सत्ता संघर्ष में भली भांति जानती है कि या तो आप जीतते हैं या आपको दरकिनार कर दिया जाता है। यह संभावना इतिहास पर एक नया और भयावह दृष्टिकोण डालती है, जिससे पता चलता है कि एक सुनियोजित निर्णय दशकों के संघर्ष और अंततः युद्ध के प्रकोप का कारण बन सकता था। अब सेसिली के पुत्र राजा एडवर्ड चतुर्थ पर विचार करें। उन्हें अक्सर एक सुंदर, आकर्षक और भोगी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसा राजा जिसे महिलाओं और सुख सुविधाओं से प्रेम था। लेकिन क्या एडवर्ड को कुछ ऐसा पता था जो दुनिया को नहीं पता था? क्या एडवर्ड को भीतर ही भीतर यह समझ आ गया था कि सिंहासन पर उनका दावा अस्थिर है, कमजोर नींव पर टिका है? उनके भाई रिचर्ड तृतीय ने प्रसिद्ध रूप से दावा किया था कि एडवर्ड ने एलिजाबेथ वुडविल से विवाह करने से पहले लेडी एलेनोर बटलर नामक एक अन्य महिला के साथ विवाह पूर्व अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यही पूर्व अनुबंध रिचर्ड के सिंहासन पर दावा करने का कानूनी आधार बना। इस तर्क के अनुसार एडवर्ड और एलिजाबेथ का विवाह अमान्य था और उनके बच्चे वे युवा राजकुमार, जिन्हें बाद में लंदन टावर में कैद कर दिया गया था, नाजायज थे। सदियों तक इतिहासकारों ने रिचर्ड की कहानी को मनगढ़ंत सत्ता हथियाने को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई एक चालाकी भरी झूठ माना। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई कहीं अधिक परेशान करने वाली हो? क्या होगा अगर एडवर्ड चतुर्थ अपने वंश की कमजोरियों से अवगत होकर अपने बच्चों का इतिहास में स्थान सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया हो? शायद उसने रणनीतिक विवाहों, हताश गठबंधनों और करिश्माई व्यक्तित्व के सार्वजनिक प्रदर्शनों के माध्यम से अपने परिवार के दावे को मजबूत करने की कोशिश की हो, ताकि लोग उसकी वैधता पर सवाल न उठा सकें। यह पूर्व अनुबंध शायद आकस्मिक दावा नहीं था। यह एक कमजोर वंश को मजबूत करने का असफल प्रयास हो सकता था। इससे एडवर्ड चतुर्थ की छवि केवल एक लापरवाह और भोगी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरती है जो लगातार प्रदर्शन करता था, हमेशा सोच समझकर काम करता था और अपने परिवार और अपने दावे की रक्षा के लिए आकर्षण और सार्वजनिक तमाशे का इस्तेमाल करता था। यह सिद्धांत हमें इतिहास के सबसे रहस्यमय रहस्यों में से एक, मीनार में कैद राजकुमारों की कहानी की ओर ले जाता है। रिचर्ड तृतीय ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और अपने भतीजों एडवर्ड चतुर्थ के युवा पुत्रों को कैद कर लिया। पारंपरिक इतिहास अक्सर रिचर्ड को एक निर्दयी, महत्वाकांक्षी तानाशाह के रूप में चित्रित करता है। लेकिन क्या होगा अगर कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल हो? क्या होगा अगर वफादार छोटा भाई रिचर्ड परिवार के रहस्यों की पूरी जानकारी से अनजान हो? कल्पना कीजिए रिचर्ड की, जो एक समर्पित और गंभीर व्यक्ति है, यॉर्क परिवार के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान है और अपने पिता और भाई के वैध दावों पर विश्वास करता है। फिर कल्पना कीजिए कि उसे एक छिपी हुई सच्चाई, मृत्युशैया पर किया गया कबूलनामा, एक गुप्त पत्र या एक फुसफुसाहट भरी अफवाह का पता चलता है,
जो उसके परिवार के बारे में उसके सभी विश्वासों को चकनाचूर कर देती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता की वैधता में खामी थी। एडवर्ड का दावा झूठ पर आधारित हो सकता है और सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी बच्चे एक कपटपूर्ण वंश का जीता जागता सबूत हैं। इस नई समझ से पूरी तस्वीर बदल जाती है। रिचर्ड तृतीय शायद सिर्फ एक निरंकुश शासक नहीं थे। अपने भतीजों के प्रति उनके कार्यों के पीछे लालच नहीं, बल्कि घबराहट और हताशा का भाव हो सकता था।